एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल की पॉइंट स्टडी में। तो चलिए आज हम फिर देखते हैं अरिहंत जीएस एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 6 to 12 ऑल और न्यू बुक का एमसीक्यू के रूप में देखते हैं। तो पहला चैप्टर हम कर लिए थे, आज हमारा दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर का नाम है मेरा गति। आज हम गति के बारे में देखेंगे इसको एमसीक्यू के रूप में। तो ये जो है ये वीडियो आपको बीपीएससी टीआरई में यूज में आने वाला है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में यूज आने वाला है। साथ ही साथ 9th 10th में भी ये यूज आ सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही है तब वस्तु की गति है। कोई वस्तु किसी तल पे यदि फिसल रही है तो वस्तु की गति कैसी होगी? ए वर्तुल गति, बी घूर्णन गति, सी आवर्ती गति और डी सररेखीय गति। तो कोई वस्तु जब फिसलती है तो सीधी रेखा में फिसलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सररेखीय गति। हम इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है, यदि कोई वस्तु किसी अनंत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन पर फिसलती है तो वस्तु की गति सररेखीय होती है क्योंकि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। सररेखीय गति को एक रेखीय गति भी कहते हैं। तो यदि कोई वस्तु अनंत तल पर फिसल रही है तो ये कैसी गति कर रही है? तो सररेखीय गति कर रही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति का नहीं है? तो ऑप्शन पहला, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, वृक्ष की शाखा इधर उधर लहराती है। बी सितार की डोरियों में कंपन, आप जानते हैं कि सितार की डोरियों को तान कर यदि छोड़ दिया जाए तो उसमें कंपन होने लगती है। सी है बजते समय तबलों की झिल्ली की गति, तबला को यदि बजाया जाता है तो उसके जो तबले के जो पृष्ठ होता है ऊपर नीचे होने लगता है। और डी है अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी की गति। तो देखिए ये सभी गति जो है ऊपर नीचे चाहे अपने दाएं बाएं लहरा रही है चाहे ऊपर नीचे हो रही है। तो जो घूमती हुई पृथ्वी की गति जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है? ऐसे घूमती है, चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो है हमारा आवर्ती गति नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी। बाकी तीनों जो है क्या है? आवर्ती गति के उदाहरण है। चलिए इसका व्याख्या भी हम देख लेते हैं। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी गति आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है क्योंकि यह गति घूर्णी गति है। कैसा? जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ये घूर्णी गति होती है, यानी रोटेशनल मोशन होती है। घूर्णी गति के अंतर्गत वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, सितार की डोरी का कंपन, बजते समय तबलों की झिल्ली की गति आदि आवर्ती गति के उदाहरण। ये सब क्या चीज है? आवर्ती गति। जबकि पृथ्वी का घूर्णन जो है घूर्णी गति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति आवर्ती गति है। जब कोई दौड़ता है तो अपने हाथों को आगे पीछे करता रहता है। दूसरा, मार्च पास्ट करते सैनिकों की आवर्ती गति है। जो सैनिक जो लाइन में मार्च पास्ट करता है वो आवर्ती गति है। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक सही है, दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। दिए गए कथनों में कथन एक सही है। दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति आवर्ती गति होती है क्योंकि धावक के हाथ निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराती है, यानी उसी पथ पे जाती है, यानी कि शरीर उसका रुका और हाथ आगे पीछे होते रहता है। शरीर भी गति करती है लेकिन शरीर के साथ साथ हाथ भी उसका गति करता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, पथ पर अपनी गति को दोहराती है। कथन 2 गलत है क्योंकि मार्च पास्ट करते हुए सैनिक की गति सरल रेखा में गति करती है, न कि आवर्ती गति। सरल रेखीय गति होगी सैनिकों की मार्च पास्ट की गति। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके उचित उत्तर दीजिए। तो देखते हैं सूची 1 में ए है वृत्तीय गति और सूची 2 में देखते हैं वृत्तीय गति का कौन सा उदाहरण है? पहला, घड़ी के दोलक की गति, नदी के प्रवाह की गति,
3 पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, 4 लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस चीज गति, कौन कौन सा गति दिया है, वृत्तीय गति, बी घूर्णन गति, सी आवर्ती गति और डी सररेखीय गति। तो देखिए जब भी मिलान करने वाला है तो आपको जो आता है पहले उसे मिलाया जाए। तो पहले देखिए वृत्तीय गति, वृत्तीय गति कौन सा होगा, जो किसी केंद्र के चारों तरफ गति करती है उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्तीय गति यानी पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा घूमती है वो कौन सा गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। दूसरा है घूर्णन गति, घूर्णन गति वो है कि अपने ही अक्ष पे रुक के घूमते रहना यानी गति करना, ये क्या कहलाता है, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के साथ हो जाएगा लट्टू का अपनी अक्ष पर घूमना, लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना। सी आवर्ती गति, आवर्ती गति वो होता है जो एक ही समय पे आगे पीछे होता रहता है उसको बोलते हैं आवर्ती गति। जैसे झूले की गति हो गई, गिटार के तार की गति हो गई। तो आवर्ती गति होगा घड़ी के दोलक की यानी लोलक की गति, इसका हो जाएगा पहला। सररेखीय गति, नदी के प्रवाह की गति, नदी का जल जो है सरल रेखा में गति करती है तो इसका हो जाएगा 2। तो मिलाते हैं, पहला का हो गया 3, पहला का 3, पहला का 3, बी का हो गया आपका बी का 4, पहला का 3 और बी का 4, पहला का 3 मतलब ए का 3 और बी का 4, तो ऑप्शन मिल रहा है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका जरा विश्लेषण हम देखते हैं। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति वृत्तीय गति है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी को केंद्र मानकर उसके परितः घूमता है। लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति है क्योंकि लट्टू अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है। घड़ी के दोलक की गति एक आवर्ती गति है क्योंकि दोलक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः उसी पथ पर गति करता है। नदी के प्रवाह की गति सररेखीय गति होती है क्योंकि नदी एक सरल रेखा के अनुदिश प्रवाहित होती रहती है। तो चलिए अब पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब क्या होता है, ए वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से अधिक होती है। सरल रेखा में गति कर रही है मतलब कि सरल रेखा में गति कर रही है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है क्या होता है, उससे पहले आपको जानना होगा बस विस्थापन क्या होता है। दो पिंडों के बीच, मान लीजिए कि ए है और ए बी है, दो पिंडों के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन जो न्यूनतम दूरी होगी तो यही तो हमारा न्यूनतम दूरी हो जाएगा। और बोल रहा है कि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है मतलब कि यहाँ पे एक वस्तु है और इस सरल रेखा में मतलब सीधा जा रहा है। अगर इसको टेढ़ा में डाले जाते तब तो इसका क्या होता, दूरी अलग हो जाता, लेकिन ये क्या है, सरल रेखा में गति कर रही है तो इसको बोलेंगे सरल रेखा में गति। तो जब सरल रेखा में कोई वस्तु गति करती है तो उसका विस्थापन और दूरी दोनों क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से अधिक होती है, गलत बात है। बी वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से कम होती है। दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगी, दूरी या तो विस्थापन से ज्यादा होगी या विस्थापन के बराबर होगी, लेकिन विस्थापन से कम दूरी कभी नहीं होगी। क्योंकि अगर टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है वस्तु तो दूरी क्या हो जाएगी, विस्थापन से ज्यादा हो जाएगी, और सरल रेखा में चल रही है तो विस्थापन के बराबर दूरी हो जाएगी। सी बोलता है वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है। क्यों होता है 1? सही है, क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु सरल रेखा में चल रही है। डी वस्तु द्वारा निर्धारित किया गया विस्थापन हमेशा शून्य होगा, विस्थापन शून्य नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों पिंडों के बीच क्या है, दूरी है कुछ, इसलिए विस्थापन शून्य नहीं होगा। अगर कोई वस्तु वहीं पे जाके ए से चला बी पे और फिर से वहीं पे वापस आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कुछ दूरी हो रही है, इसलिए विस्थापन शून्य यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या यहाँ पे है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है, क्योंकि सरल रेखा में गति वस्तु के विस्थापन तथा दूरी का मान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित होता है, क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगा रही है, मान लीजिए कि एक वृत्तीय पथ है, इस पे 1 चक्कर फिर से 2 चक्कर लगा लिया तो क्या होगा, दूरी का मान शून्य होगा। तो देखिए दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, अगर हम जरा भी चले तो दूरी शून्य नहीं होगा। दूरी का मान वृत्तीय पथ के परिधि के बराबर होती है।
दूरी के मान 2 चक्कर लगा रही है। परिधि अगर एक बार चक्कर लगाती, केवल एक बार चक्कर लगाती तो इसके परिधि के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कितने बार चक्कर लगा रहे हैं? 2 बार चक्कर लगा रहे हैं, तो परिधि के 2 गुनी के बराबर होता। विस्थापन का मान वित्तीय पथ के परिधि के मान के 2 गुने के बराबर होगा। अभी हम क्या बताएं कि विस्थापन जो होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर यहाँ आ गए, फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर से यहाँ पे आ गए, तो फिर से देखिए जिस बिंदु से चले थे वहीं पे आके रुक गए, तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो यहाँ पे कथन 3 जो है विस्थापन का मान वित्तीय पथ के परिधि के मान के 2 गुने के बराबर होगी, गलत है। 4 है विस्थापन का मान शून्य होता है। विस्थापन का मान शून्य होता है। देखिए विस्थापन का मान शून्य, हाँ विस्थापन का मान शून्य यहाँ पे हो गया। बिल्कुल सही है कि विस्थापन का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2। हम तो देखिए 1 और 2 क्या है? गलत है। इसके बाद केवल 4, केवल 4, हाँ केवल 4 इसका क्या है? सही है, और बाकी सभी कथन क्या है? गलत है। आइए इसका हम व्याख्या देते हैं। जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित विस्थापन का मान शून्य होता है। विस्थापन का मान शून्य हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम मध्य स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। यहाँ से हम विस्थापन का परिभाषा दे सकते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति का अंतिम स्थिति के मध्य के न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। वित्तीय पथ पर चक्कर लगाने के बाद वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति समान होती है, इसलिए इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 असत्य है, क्योंकि वस्तु द्वारा निर्धारित पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जितना लंबाई तय किया उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। देखिए यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा कि दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। वस्तु द्वारा निश्चित दूरी का मान वित्तीय पथ के परिधि के 2 गुने के बराबर होगा। इस केस जो बोले थे 2 चक्कर लगाना है तो परिधि के 2 गुने के बराबर होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वस्तु द्वारा एकांत समय में निर्धारित की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। एकांत समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। कथन 2 है चाल ओडोमीटर द्वारा मापी जा सकती है। तो देखिए पहला कथन तो सही है कि वस्तु द्वारा एकांत समय में निर्धारित की गई दूरी को ही उस वस्तु का चाल कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन चाल की माप जो है ओडोमीटर से नहीं बल्कि स्पीडोमीटर से किया जाता है। स्पीडोमीटर से चाल मापा जाता है। ओडोमीटर से कितना दूरी तय किया कोई वाहन उसको मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। इसका कथन केवल 1 सही है। चलिए व्याख्या देते हैं हम जरा इसका। वस्तु द्वारा एकांत समय में निर्धारित की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? यहाँ से देख लिए कि वस्तु द्वारा एकांत समय में निर्धारित की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। कथन 2 गलत है, क्योंकि दूरी के मापन हेतु तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। ए, असत्य कथन यानी गलत कथन चुनने के लिए बोला जा रहा है। ए, औसत चाल वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा कुल समय अवधि का अनुपात होता है। औसत चाल हम जानते हैं एवरेज चाल, टोटल दूरी और टोटल समय कितना लगा दोनों को देखिए जोड़ के भाग दे देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? औसत चाल। बिल्कुल सही है। बी, एक निश्चित दिशा में चाल वेग कहलाती है। एक निश्चित दिशा में जो चाल चलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। बिल्कुल सही। औसत चाल तथा औसत वेग के मात्रक एक समान नहीं होते। औसत चाल तथा औसत वेग के मात्रक एक समान नहीं होते। यहाँ पे बोला जाता है औसत चाल और औसत वेग के मात्रक एक समान नहीं होते। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि औसत चाल और औसत वेग का मात्रक एक ही होते हैं। तो चलिए इसका हम व्याख्या देते हैं। औसत चाल, यहाँ पे देखिए औसत चाल तथा औसत वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाहे औसत चाल हो चाहे औसत वेग हो, दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है।
अतः इनका मात्रक समान होता है, मात्रक समान होता है, औसत चाल और औसत वेग का मात्रक समान होता है। कथन ए और बी सत्य है क्योंकि दिए गए समयांतराल में चली गई कुल दूरी तथा समय के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का परिभाषा आप देख सकते हैं क्या है। औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। वेग का भी परिभाषा यहाँ से जान सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में जो चली गई दूरी चाल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे पढ़ के कुट का चयन करना है, कौन सा आंसर सही है मेरा। कथन ये है किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। हाँ ये बिल्कुल सही है कि किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक, यानी कि हम देखिए 10 का स्पीड से चल रहे हैं, 20 का स्पीड चल रहे हैं, कभी आप सुने होंगे कि मैंने 20 का स्पीड से चल रहा है, तो नहीं, हम ये स्पीड जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए क्या है, सही है। जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करता है तब इसकी चाल धनात्मक होती है। चाहे वो आगे जाए चाहे पीछे जाए तो उसकी गति हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। गति जो होती है क्या निगेटिव नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो चलिए इसका व्याख्या हम देते हैं। कथन ए और आर सही है परंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। किसी वस्तु की चाल दूरी तथा समय अंतराल का अनुपात चाल के तुल्य होता है तथा वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी सदैव क्या होती है, वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी सदैव धनात्मक होती है। अतः वस्तु की चाल भी सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी, चाल भी सदैव धनात्मक होती है। तथा दूरी अदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, दूरी का कोई दिशा नहीं होती, दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, इसलिए गति की दिशा बदलने पर भी चाल का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा होता है, त्वरण बराबर होता है ए बराबर v माइनस यू बाय टी। त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर v माइनस यू बाय टी, जहाँ पे ए त्वरण निकालना है, ए को इसे दर्शाते हैं, v माइनस यू, v होता है अंतिम चाल और u है प्रारंभिक चाल, t है समय। यहाँ पे v अंतिम चाल, u प्रारंभिक चाल और t समय है। देखते हैं यहाँ पे व्याख्या हम। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र ए है, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण बराबर ए बराबर v माइनस यू बाय टी, इसे याद रखना है। जहाँ पे v क्या है, अंतिम वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समय के साथ दूरी में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। समय के साथ दूरी में परिवर्तन त्वरण कहलाता है नहीं। बी, वेग की विपरीत दिशा में त्वरण धनात्मक होती है। वेग की विपरीत दिशा में त्वरण धनात्मक होती है, गलत बात है। और सी, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरित गति से उदाहरण है। कोई वस्तु अगर कहीं से गिर रही है स्वतंत्र रूप से, उसे कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला न हो तो क्या होगी, उसका त्वरण समान होगी। त्वरण का मात्रक वेग की मात्रक के समकुल होते हैं, नहीं, वेग का मात्रक अलग होता है और त्वरण का मात्रक अलग होता है। तो चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में कथन सी सत्य है क्योंकि स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का त्वरण नियत रहता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का त्वरण क्या होता है, नियत होता है, जिस कारण वस्तु एक समान त्वरित गति से गिरती है। यहाँ पे वेग बराबर देख लेते हैं। वेग यहाँ पे देखते हैं हम, वेग बराबर, वेग होता है आपका विस्थापन बटा समय अंतराल, वेग होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। और त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन यानी मीटर प्रति सेकेंड और समय अंतराल का मात्रक होगा सेकेंड। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो मीटर सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः वेग का मात्रक त्वरण के मात्रक के समतुल्य नहीं है। वेग का मात्रक कुछ क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है।
वेग के विपरीत दिशा में त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। त्वरण का मान ऋणात्मक हो सकता है, निगेटिव लिया जाता है जब वेग के विपरीत दिशा में त्वरण होती है तो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप गति का उदाहरण है? प्रक्षेप गति क्या होता है? जब किसी चीज को फेंका जाता है तो वक्र रेखा में गति करते हुए गिरती है तो उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। जैसे पहला है अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट। जब अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ा जाता है तो सीधा जाता है, उसके बाद वो क्या करने लगता है? किसी पिंड की गति करने लगता है। पृथ्वी के चक्कर लगाता उपग्रह। पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाता है? मान लीजिए पृथ्वी है तो इसका चक्कर लगाना है तो ये क्या करेंगे? ऐसे ऐसे गोलीय पथ पे क्या करेंगे? इसका चक्कर लगाएंगे। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, मतलब कि ये जो है क्या करेंगे, यहाँ से गति करते 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 घूमते घूमते यहाँ पे तो ये कैसा गति होगा? वृत्तीय पथ पे गति करती है, प्रक्षेप गति नहीं होगी। तोप से छोड़ा गया गोला। मान लीजिए यहाँ पे एक तोप है, तोप से जब गोले को छोड़ा जाता है तो कहाँ जाती है? पहले ऊपर ऐसे जाती है, फिर ऐसे क्या होती है? नीचे जाके गिरती है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका प्रक्षेप गति का उदाहरण हो जाएगा। फूल पे मंडाती तितली। फूल पे तितली मंडाती है तो केवल क्या होता है? ऊपर कहीं पे रुक के पंख को अपना फड़फड़ाती रहती है, तो ये भी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होगा तोप से छोड़ा गया गोला। चलिए इसे का व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण विकल्प सी में दिया गया है, क्योंकि तोप से छोड़ा गया गोला एक वक्र पथ के अनुदिश गति करता है तथा इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। वक्र पथ यानी कि टेढ़ी लाइन के अनुदिश गति करती है। अंतरिक्ष में रॉकेट की गति, पृथ्वी के परितः उपग्रह की गति का फूलों पर मंडाती तितली की गति वक्र पथ के अनुदिश नहीं होती है, अतः यह प्रक्षेप गति का उदाहरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधा, मान लीजिए वस्तु और सीधा दिशा में गिराया जाता है, तथा उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में गिराया जाता है, तब निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। पहला कण पृथ्वी पर पहले पहुंच जाएगा, दूसरा कण पृथ्वी पर पहले पहुंच जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए अगर दोनों वस्तु कैसे भी गिराया जाए तो क्या होगा? दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। क्यों पहुंचे? देखिए इसका हम व्याख्या देते हैं। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल दिशा में गिराया जाता है तथा उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि दोनों वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? सेम लगता है। जी का मान सेम लगता है, इसलिए दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक समान त्वरित गति का उदाहरण कौन सा है? पहला, नियत चाल से विपरीत पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट। जब चाल नियत है तो इसमें त्वरण भी क्या होगा? समान होगा, बिल्कुल सही। पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा जो गति कर रहा है उसका भी चाल क्या होता है? नियत रहता है। ऐसा नहीं कि कभी स्पीड बढ़ जाता है कभी घट जाता है। जैसे आयताकार पथ पर चक्कर लगाता मनुष्य। आयताकार पथ, इस पे अगर कोई मनुष्य चक्कर लगाएगा तो जब ये सीधा चल रहा है ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे फिर यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ तो सीधे ठीक है लेकिन यहाँ पे आए स्पीड बढ़ा दिए, यहाँ पे आए फिर यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक समान त्वरण नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इसका गति बराबर क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, बोलता है कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? 1 और 2। एक समान त्वरित गति का उदाहरण 1 और 2 है, मतलब ऑप्शन 1। आइए इसका व्याख्या देते हैं। देख इसका कथन 1 और 2 एक समान त्वरित गति के उदाहरण है, क्योंकि नियत चाल से वित्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट तथा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का वेग उसकी गति के दिशा में परिवर्तन के सापेक्ष परिवर्तित होती है, अतः दोनों की गति त्वरित गति का उदाहरण है। कथन 3, एक समान त्वरित गति का उदाहरण नहीं है, क्योंकि आयताकार पथ पर गति करते समय व्यक्ति को पथ के कोनों पर अपनी चाल को सिद्धता से परिवर्तित करना पड़ेगा तथा उसे गति की दिशा को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। दिशा भी क्या होता है? परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक वस्तु वित्तीय पथ पर नियत चाल से गति कर रही है, नियत चाल मतलब फिक्स चाल से गति कर रही है, तब
ये त्वरण का परिमाण अचर रहेगा, त्वरण नहीं बदलने वाला है। जब तक चाल नहीं बदलेगा तब तक त्वरण भी नहीं बदलेगा। यहाँ पे चाल क्या है, नियत है, फिक्स है। 2, त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होगी। त्वरण का दिशा क्या होगी, वृत्त के केंद्र की ओर होगी, बिल्कुल सही बात है। वेग का मान अचर रहेगा, वेग नहीं, वेग का मान अचर रहेगा। 4, त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशा में होगी, बिल्कुल गलत, वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशा में नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 सही है, 1 और 2 क्या है, सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। तो चलिए इसका हम व्याख्या देते हैं क्यों गलत है और क्यों सही है। देखिए, कथन 1 और 2 सही है क्योंकि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तब कण के वेग का परिमाण नियत रहता है, कण के वेग का परिमाण नियत रहता है, लेकिन उसकी दिशा बदलती रहती है। दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। इस स्थिति में कण पर उसके वेग की दिशा के लंबवत एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इसे अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं। कथन 3 और 4 गलत है क्योंकि कण का वेग सदिश बदलता रहता है, क्योंकि कण का वेग क्या होता है, बदलता रहता है। त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। देखिए, ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन थे हमारे गति चैप्टर से, वो भी हमें एनसीईआरटी से लिए हुए थे। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हम इसे आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो यदि अच्छा लगा हमारा सेशन तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।